So good afternoon, everyone. Welcome back to the chapter Sectors of Indian Economy, presented to you by Chalk and Coaching Institute, Faridabad. And yesterday we had seen till historical changes in these sectors, and today we'll be continuing the chapter from unemployment. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? When there are no job opportunities available to desired people, या जिनको जॉब डिजायर्ड है, जो वर्किंग है, उनको अगर जॉब नहीं मिलती है, they want to work but they are willing to work, they are not getting any job, that is this scenario is said to be unemployment. इसे अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आज भी एग्रीकल्चर में इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं कि हमें उतनों की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इन लोगों को प्रोडक्शन से बाहर भी कर देंगे तो भी हमारे एग्रीकल्चर पे उसका कोई अफेक्ट नहीं आएगा। राइट, प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि अगर हम इन लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर कर दें तब भी एग्रीकल्चर का आउटपुट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वर्कर्स हैं जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या हुए? अंडर एम्प्लॉयड हुए। इसका क्या, इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। इस अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देखते हैं। देखो, मान लो एक छोटी सी फैमिली है फार्मर की, ठीक है, और उनका अपना एक स्मॉल प्लॉट है जिसपे वो काम करते हैं, यानी फार्मिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो उस फैमिली में 5 बंदे हैं और वो प्लॉट स्मॉल है, लेकिन पांचों के पांचों उसी पे ही काम करे जा रहे हैं जो काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। 5 मैच्योर हैं, एडल्ट हैं। 2 लोग भी अगर काम करेंगे तो उस प्लॉट से वो सेम रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि 5 लोग मिलके कर रहे हैं, 2 लोगों का काम। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में? लेबर तो डिवाइड हो रहा है, मेहनत डिवाइड होती जा रही है, और आपको देखने से भी लगेगा कि हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। फुली एम्प्लॉयड क्यों नहीं है? क्योंकि 2 लोगों का काम 5 लोगों में डिवाइड हो गया और आउटपुट जो मिल रहा है वो 2 लोगों का ही मिल रहा है, तो फुली एम्प्लॉयड कोई नहीं हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे आपको सिर्फ लग रहा है वो बंदा एक्चुअली में काम कर रहा है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फैमिली इनकम वो नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। या इसको दूसरे शब्दों में डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, व्हेन अकॉर्डिंग टू दिस द पर्सन अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड बट इज एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली टुवर्ड्स द फैमिली इनकम। अब सोचो अगर उन 5 में से बेटा 3 लोगों को हटा दें और सिर्फ 2 लोग भी इस प्लॉट पे काम करें, तो भी जो वीट प्रोडक्शन है या जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो सेम है, सब कुछ सेम है। तो यानी वो 3 लोग जबरदस्ती काम कर रहे हैं। अगर वो 3 लोग कहीं और जाके काम करें, कहीं फैक्ट्री पे, कहीं और कोई बड़ा लैंडलॉर्ड उनको काम पे रख लेगा, तो इससे फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी, राइट। बट ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सिचुएशन देखो कि अगर हम सेम फैमिली के लिए, जो फैमिली है भाई, जो मैं आपसे भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर ये जो सेम फैमिली है बेटा, कोई लैंडलॉर्ड आता है और वो इस फैमिली के 2 मेंबर्स को ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे फील्ड पे काम करो। मान लो 5 थे, 2 चले गए, बचे 3, राइट। द फैमिली विल बी अर्निंग मोर, क्योंकि उन दोनों की इनकम जो है वो एक्स्ट्रा इनकम हो गई। जो प्लॉट से वो जो अर्न कर रहे थे, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, वो तो था ही, लेकिन अब उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। ठीक है, और इन दोनों को प्लॉट से बाहर निकालने पे भी प्रोडक्शन ऑफ प्लॉट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, राइट। तो इसी फैमिली की तरह, जिसका एक आइडियल एग्जांपल हमने लिया है ये देखने के लिए, इसी फैमिली की तरह बेटा इंडिया में बहुत सारी फार्मर्स की फैमिलीज ऐसी हैं जिनके साथ सेम सिनेरियो है। ठीक है, यानी ये सेम जो सिचुएशन है कि फैमिली के सारे लोग उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे काम कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है एक्चुअली में, वो जो फैमिलीज हैं उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ रहा है। दे आर नॉट इम्प्रूविंग फाइनेंशियली, दे आर नॉट अर्निंग वेल। इसलिए हम कहते हैं कि किसान गरीब क्यों है जबकि वो मेहनत भी कर रहा है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर इज व्हेन अ वर्क कैन बी डन बाय 2 पीपल एंड द सेम वर्क इज डन बाय 5 पीपल, लेकिन इनकम जो आ रही है या जो वो अर्न कर रहे हैं वो तो सेम ही है ना, 2 लोगों जितना। तो उससे 5 लोगों का गुजारा कैसे होगा? तो एक्चुअली में सोल्यूशन क्या है कि वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको कहीं और जाके काम करना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट आएगा इनकम में। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं,
इसके बारे में देखते हैं कि अदर सेक्टर्स में भी दिखता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम सिर्फ सही वहीं पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये जो सेम प्रॉब्लम बेटा हमें अदर सेक्टर्स में भी दिखती है। जैसे कि अगर हम कैजुअल वर्कर्स की बात करें जो सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं अर्बन एरियाज में, ये क्या करते हैं, लोग डेली अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स की बात कर लो, डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए निकलते हैं। कौन कौन से प्रोफेशन से, कोई पेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई रिपेयर करता है, या कोई दूसरी और जॉब्स कर रहा है, इनको काम नहीं मिल रहा डेली, राइट। तो इन लोगों की जो डेली की वो है अर्निंग है, वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ देयर जॉब। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मूविंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस in the urban areas in search of better job opportunities, and if they find one, that is well and good. If they do not, then they come empty handed to their homes, right? तो इस तरह से क्या हो रहा है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो जो गलियों में सब्जी बेचने आते हैं या फ्रूट्स बेचने वाले आते हैं, वो भी ठीक है पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं 10 से 12 घंटे और अर्न बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। व्हाई दीज पीपल आर सफरिंग अ लॉट? बिकॉज दीज पीपल दे डू नॉट हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर उनके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल जाए, उन्हें पता हो कि यहाँ हम जाएंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो वो ये सेम काम क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट करती है सारे सेक्टर्स में, और यही सेम प्रॉब्लम है ये रुकावट का काम करती है। किसमें? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट का काम कर रही है क्या? अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डिफरेंट फैमिलीज, बेसिकली ये वाली जो फैमिलीज हैं जो कम अर्न कर रही हैं, जो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है फाइनेंशियली, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इन लोगों को क्या होगा, अगर इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो दे कैन substitute their family incomes and they can lead a better life the way that they are leading now। उससे बेटर जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए इनका एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज का होना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यही मेन सिचुएशन है जो हिंड्रेंस डालती है। तो ये है वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में बट अदर सेक्टर्स में भी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी अगर हम बात करें, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन बट लेट मी टेल यू, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी यही होता है, अगर आपको कम वेजेस में अगर लेबरर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए फैक्ट्रीज में, तो वो उनको रख लेते हैं। ठीक है ना, सेम तरह का काम है, पहले वाले लेबरर्स को अगर ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो क्या करेंगे, तो जिन्हें कम पे करना है वो उनको जॉब पे रख लेंगे, बाकियों को हटा देंगे। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ unavailability of better job opportunities, so people have to sacrifice, they are compromising। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मिनिमम लेबर जो है उनका, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट कर रखा है मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी उनको कई बार नहीं मिलता, बट स्टिल दे हैव टू वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव अदर ऑप्शन। सो वी नीड टू जनरेट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारे लिए जरूरत है देश के लिए, अगर हम चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को ठीक करना, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकें, ना कि सिर्फ पढ़े लिटरेट क्लास के लिए, बल्कि लिटरेट क्लास के लिए भी, या स्किल्ड और नॉन, जैसे अगर बात, तो इफ आई विल से अ स्पेसिफिक टर्म्स, इट कुड बी स्किल्ड लेबरर्स एंड अनस्किल्ड लेबरर्स आल्सो। तो उनके लिए भी इन अपॉर्चुनिटीज का होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तभी वो ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अंडरस्टूड? So this was all about unemployment. Let us move to the next page. So now it is about creating more employment. How can we create more employment, right? More employment के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं इन लोगों की लाइफ को बेटर कैसे किया जाता है। देखो बेटा, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं। हमें पता है बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में ऐसे हैं जो बहुत स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, कई ऐसे भी हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं। तो बेसिकली, या जिनके पास बहुत बहुत छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड है। तो इनके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इनके लिए इनिशिएटिव्स ले सकती है कि इनके लिए कुएं बना दे, डैम्स बना दे, कैनाल्स बना दे। इससे क्या होगा कि जो वो वाला सीजन होता है, ठीक है, जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस सीजन में भी ये जो छोटे फार्मर्स हैं, इनके पास अगर पानी अवेल हो गया तो ये भी राबी क्रॉप्स को उगा सकते हैं अपने उस पे लैंड पे। ठीक है, अगर राबी क्रॉप्स को उगाएंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू, तो इनके पास दूसरे सीजन में भी क्रॉप होगी।
वरना ज्यादातर जो बहुत छोटे फार्मर्स है ना बेटा, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कैनाल्स या ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी लेके आना उससे बहुत ज्यादा खर्चा है। और ये लोग इतने ज्यादा गरीब होते हैं या इनका जो इनकम है इतना ज्यादा कम है कि वो उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले अगर वेल्स को बनाने का, डैम बनाने का, कैनाल बनाने का, ताकि इन स्मॉल फार्मर्स को पानी मिल सके। तो इससे बहुत ज्यादा जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कैसे होगा कि एक तो वेल्स, डैम और कैनाल्स को बनाने के लिए जो लेबरर्स लगेंगे वो भी सेम विलेज से लिए जा सकते हैं, हायर किए जा सकते हैं। उनको एक सोर्स ऑफ वो मिल जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। फिर जब ये काम हो जाएगा उसके बाद इनका रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस वर्क ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी। अब ये वो लोग जो सिर्फ खरीफ सीजन में काम करते थे, रबी में काम नहीं करते थे, अब क्योंकि वेल्स वगैरह के बाद उनको वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। वाटर की अवेलेबिलिटी के बाद बेटा वो लोग सर्दियों के सीजन में यानी रबी सीजन में भी वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाउ इज दैट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? कि अगर वो वाले क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो जो सरप्लस है उसको सेल करके आएंगे, उनके पास प्रॉफिट बचेगा, तो उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम आ गई। तो दिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? तो ये एक तरह का इनिशिएटिव। अगर बाकी इनिशिएटिव्स की बात करें, अगर ऊपर वाले इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले ले तो क्या होगा? अगर ये इन इनिशिएटिव्स को अगर गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर देती है, वेल बना दे, डैम्स बना दे, कैनाल्स बना दे, तो जो प्रोडक्शन है स्मॉल फार्मर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर सप्लाई बेटर होता चला गया। इसकी वजह से क्या होगा? उनके पास सरप्लस क्रॉप होगा। सरप्लस क्रॉप यानी अपने पास रख के, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको रख के, जो भी एक्स्ट्रा उनके पास बचेगा मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, अब सेल करने के लिए अगर मान लो हर फार्मर के साथ अगर ऐसा हो रहा है, if most of the farmers can utilize this and they are able to grow surplus crops in their respective lands, तो उससे क्या होगा? वो जब सेल करने जाएंगे मार्केट में उनको सर्विस सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। सर्विस सेक्टर यानी उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। रोड्स बिल्ड होने चाहिए बेटर, ताकि मूवमेंट हो सके गुड्स की। फिर क्रॉप्स की स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे। इससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ना कि सिर्फ फार्मर्स के लिए बल्कि जो लोग सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर है, बिल्डिंग रोड्स इज आल्सो सर्विस सेक्टर, क्रॉप्स को स्टोर करना वही इट इज आल्सो सर्विस सेक्टर। बट दीज पीपल आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन फार्मर्स ओनली, राइट? तो इनसे क्या होगा कि देखो सिर्फ क्रॉप्स के ज्यादा ग्रो होने से कितने सारे सेक्टर्स को और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं सरप्लस क्रॉप्स के ग्रो होने से, राइट? तो गवर्नमेंट का इन सब के लिए इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। फार्मर्स के एंड पे फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन पे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव कर दे, ताकि लोगों के पास बेटर सोर्स ऑफ इनकम। ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी तो वो जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में बेच पाएंगे, साइड बाय साइड जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनके पास भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज आर एबल टू ग्रो मच मोर क्रॉप्स देन बिफोर। ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सीड्स की जरूरत भी पड़ती है बेटा। जिनके पास छोटे छोटे पीस लैंड, टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो खास बात यह है कि इनको इन सब चीजों की जरूरत टाइम पे है। इनको सीड्स चाहिए टाइम पे मिल जाए ताकि ये लेट ना हो और अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकें, उसका ध्यान रखें। फिर टाइमली फर्टिलाइजर चाहिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी चाहिए। सो एवरीथिंग इज डन ऑन टाइमली बेसिस, राइट? फिर इनको पंप सेट्स भी चाहिए ड्रॉ करने के लिए, वाटर ड्रॉ करने के लिए वेल्स में से, ताकि इसको अपने खेतों में ले जा सकें, अपने एग्रीकल्चरल लैंड में यूज कर सकें इस पानी को। तो इन सब चीजें के लिए, इन सब एक्स्ट्रा चीजों के लिए फार्मर्स को किन की जरूरत पड़ती है? फार्मर को जरूरत पड़ती है कैपिटल की। और ये कैपिटल जनरली फार्मर कहाँ से लेता है? जो उसके गाँव में जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये गाँव का है, कहाँ जाएगा, इसकी तो जमीन भी यहीं पे। तो उन लोगों से ये फार्मर्स उससे पैसा बोरो कर लेते हैं, मनी लेंडर्स, फिर हाई इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सके कि जो लोकल बैंक है गांव का, ग्रामीण बैंक, अगर वो इन फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दे बहुत कम इंटरेस्ट पे, तो फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और वो इस लोन फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं अपनी कल्टीवेशन में। लोन को भी चुका पाएंगे इजीली। और होता क्या है, जनरली लोन चुका नहीं पाते हैं, वो लोन बढ़ता चला जाता है, फिर उनको लास्ट में लोन चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है, राइट?
अब देखो दूसरी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो भी प्रमोट की जा सकती हैं विलेजेस में प्रॉब्लम्स को टैकल करने से। कौन सी इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल? जैसे मान लो अगर गांव में प्रोडक्शन इंप्रूव हो गई और वहां पे दालें बनने लग गई हैं, तो हम एक दाल मिल स्टार्ट कर सकते हैं गांव में ही। जिस भी गांव की प्रोडक्शन में पल्सेस ज्यादा हैं, जो भी गांव ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है, वहां पे क्या करें, दाल मिल कर दें, ताकि पल्सेस को प्रोसेस किया जा सके, उनको पैक किया जा सके और उनको सिटीज में सेल किया जा सके। इससे क्या होगा, ओवरऑल विलेज का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि पल्सेस गांव से ही पैक होके जा रही हैं, उन्हें बाहर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसको प्रोसेस करा के पैक करने के। अगर पैक भी वहीं हो जाएंगे तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर अगर मान लो इन्हीं फार्मर्स को कोल्ड स्टोरेज मिल जाए, जिसमें ये अपने पोटैटोज को, अनियंस को स्टोर करके रख सकें और इनको तब सेल करें जब मार्केट में प्राइजेस ज्यादा हों, इससे भी फार्मर्स के प्रॉफिट्स इंप्रूव हो जाएंगे। फिर अगर कोई फॉरेस्ट एरियाज है तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हनी कलेक्शन हो सकता है, हनी कलेक्शन के सेंटर्स खोले जा सकते हैं ताकि वाइल्ड हनी को सेल किया जा सके। इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया जा सकता है। कौन सी इंडस्ट्रीज को? जो वेजिटेबल्स को प्रोसेस करती हैं, जैसे कि पोटैटोज प्रोसेसिंग, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टमाटो, फ्रूट्स, ताकि इनको प्रोसेस करके साफ सुथरे करके डायरेक्टली हम लोग इनको इंडस्ट्री उसमें मार्केट्स में सेल कर सकें। इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग के भी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उनको आप डायरेक्टली ये आपको डायरेक्टली बीच में जो होते हैं ना कमीशन एजेंट्स, इनको नहीं लेना पड़ेगा और मार्केट में डायरेक्टली इनको प्रोसेस करने के बाद वेजिटेबल्स को सेल किया जा सकता है इजीली, तो प्रॉफिट जनरेशन फिर से बढ़ जाएगा। अब प्लानिंग कमीशन है, पहले वो क्या करता था, वो हर डेटा को स्टडी करता था, एनालाइज करता था और फिर उसके बाद रिजल्ट देता था। तो प्लानिंग कमीशन का नया नाम पड़ गया बेटा नीति आयोग। तो एक स्टडी कंडक्ट की नीति आयोग में, और उसमें पाया गया कि जितना भी अपना इंडिया का यूथ है 5 to 29 ईयर्स की एज का, ठीक है, उसमें से लगभग 51% of all the youth which is present in India, of those all 51% youth जो है वो बेटा कैसा है, ये जो 51% यूथ है बेटा, ये वो है चिल्ड्रन है जो 18 साल से कम की एज के हैं और वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, या तो अपने घर रहते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, काम करते हैं, अर्न करते हैं। और ऐसा क्यों है? बिकॉज आसपास, उनके आसपास एडिकेट स्कूल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है भी तो बहुत महंगा है। ठीक है। तो अगर उनको हम ये एजुकेशनल फैसिलिटीज देना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए। ठीक है। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। हमें ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए रूरल एरियाज़ में। तो हमें, हमारी स्टडी ये बताती है कि अगर हम ये सारी चीज़ें अवेल कराना चाहते हैं रूरल एरियाज़ में, तो गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट को और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं सारे टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें टाइम ज्यादा लगेगा, बट अगर हम चाहते हैं अगर यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को बेटर करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, तो इन इनिशिएटिव्स को लेना पड़ेगा। और ये इनिशिएटिव्स कौन ले सकता है? ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले सकती है, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सके रूरल एरियाज में भी। ठीक है। हर स्टेट, हर रीजन का पोटेंशियल है कि वो अपने एरिया में इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। जैसे टूरिज्म भी हो सकता है स्टेट्स में। ठीक है। रीजनल क्राफ्ट, हर हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, वहाँ पे क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वहाँ की क्राफ्ट से रिलेटेड वो भी प्रमोट की जा सकती है। आईटी की सर्विसेज प्रमोट की जा सकती हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर आईटी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर सकता है एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ तो चीजें जैसे आईटी वगैरह हैं, इनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक है। अब ये जो सपोर्ट है इसको आने में टाइम भी लग सकता है। तो सेम स्टडी की प्लानिंग कमीशन ने या नीति आयोग ने, और उसने बताया टूरिज्म को हमने इम्प्रूव कर दिया है। अब जब से टूरिज्म इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट किया, तब से 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। सोचो, सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करने से। और हमें पता ही है हर एरिया का अपना टूरिज्म। तो टूरिज्म पे अगर हम काम करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि 35 lakh people can be employed in tourism industries, right?
So this has lead to more employment generation, ज़्यादा employment generate कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा opportunities हैं हमारे पास इसके लिए, ठीक है. So we have to work accordingly this way. So I hope this all is clear to you, whatever we have studied here. So I hope this is clear to everyone, and if you feel that there are still doubts related to the topic, please write to us in the comment section below, and I'll try to get back to you as soon as possible. If you have a special topic of which you want a video to be made, then you can definitely do that. You can write to us personally, and we'll try to make that video and upload it for you guys. Please share, comment, subscribe our channel, share it with your friends, family members, all those who can benefit it from the same, right? I'll see you tomorrow. Thank you again, guys. Thank you so much.